हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। और इसमें आज हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। भूगोल में पहली पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। और इसमें पहला अध्याय है, पहला चैप्टर, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 11th क्लास में ये वाली बुक चलती है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इसमें हम भूगोल के एक विषय के रूप में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप इसकी अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? तो इसके अंतर्गत जो था मैटर, उसको याद करने की बात कह रहे हैं। इस अध्याय ने वृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। तो जो ये लेसन है, इसमें भूगोल की प्रकृति के बारे में बताया गया है काफी कुछ। वृहद स्तर पे आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। तो इसकी महत्वपूर्ण शाखाएं, मुख्य रूप से भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। तो 2 इसकी शाखाएं हैं, एक है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो 2 महत्वपूर्ण शाखाएं जब ज्योग्राफी की बढ़ जाती हैं, तो इसके बाद इसकी सब ब्रांचेज बनती हैं अलग अलग। तो इस तरीके से भूगोल को हमने 11वीं कक्षा में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आगे को बढ़ते हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। तो मानव भूगोल का भूगोल से संबंध भी आपको पता चल जाएगा जब आपने ये पुस्तक पढ़ी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक या कलेक्ट करने वाला, अनुभविक एक्सपीरियंस करने वाला एवं व्यवहारिक या प्रैक्टिकल करने वाला एक विषय के रूप में आता है। भूगोल, इसका अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ये सब चीजें आती है कि समाकलन करना है, डेटा कलेक्शन करना है, अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, और व्यवहारिकता इसके अंतर्गत आती है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है। भूगोल एक वाइड सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा। और किसी भी घटना और परिघटना का दिक् एवं काल, जो समय और परिस्थिति है, के संदर्भ में परिवर्तित होता है। तो परिवर्तन काल और स्थिति के आधार पर बदलता रहता है। इसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। तो इन सभी का ज्योग्राफिकली आप भी अध्ययन कर सकते हैं। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? तो धरातल को, क्या आपको लगता है कि प्रकृति के 2 प्रमुख घटक हैं? तो पूछ रहा है कि आपको भी लगता है कि प्रकृति के 2 प्रमुख घटक हैं, प्रकृति, भौतिक पर्यावरण, और जीवन के रूप में मनुष्य। तो ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर 2 मुख्य घटक हैं, एक प्रकृति हो गई और दूसरा मनुष्य। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों, भौतिक घटक वह घटक होते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे पर्वत, पहाड़, नदी। और जो मानवीय घटक हैं, मकान, सड़क, पुल, रेलवे इत्यादि। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। और मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर बात स्पष्ट हो जाती है कि जो भौतिक भूगोल है वो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। अब इन अंतर संबंधों को हम कैसे समझें? जैसे मुझे खेती करनी है, अगर मैं एग्रीकल्चर करता हूँ, तो एग्रीकल्चर करने के लिए ये मेरी मानवीय क्रिया है। कैसी क्रिया है? मानवीय। मानवीय क्रिया को प्रकृति के साथ अंतर संबंध कैसे करना होगा, तो ये समझते हैं। तो खेती करने के लिए मुझे क्या चाहिए? अनुकूल जलवायु,
मिट्टी, अगला है इसमें वर्षा, और अन्य चीजें जो प्रकृति से मुझे मिलती हैं। तो ये सारी जो अंतर क्रिया है, इसी को हम पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? मानव भूगोल के अंतर्गत। मानव भूगोल के अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाओं को हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल द्वैतवाद, जबलिंग जिसे हम कहते हैं, आया और इस आशय से व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल विषय को नियम बनाने, सिद्धांतिकर, नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक, भावचित्रात्मक या इडियोग्राफिक होना चाहिए। तो भूगोल विषय जब आया तो उसी के साथ इसमें दो विचारधाराएं बहुत ज्यादा पनपी। द्वैतवाद इसे हम कहते हैं, जिसमें एक नोमोथेटिक थी, दूसरी इडियोग्राफिक। नोमोथेटिक विचारक ये कहते थे कि भूगोल को एक विषय के रूप में मानो और सिर्फ एक भूगोल का हम अध्ययन कर लेंगे तो इसकी किसी भी ब्रांच को हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुल मिला के ये कहना है कि एक इकाई या एक यूनिट मानते हुए किसी भी विषय को पढ़ना नोमोथेटिक विचार कहलाता है। दूसरा विचार ये आया कि इसमें इडियोग्राफिक होना चाहिए, भूगोल को अलग अलग शाखाओं में विभाजित किया जाना चाहिए और उसे अलग अलग इकाइयों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। तो ये विचारधारा बहुत ज्यादा चली। एक में ये कहा गया नोमोथेटिक में कि विषय को एक इकाई के रूप में माने और उसमें नियम या सिद्धांत बनाएं और उस आधार पर पढ़ें ताकि आपको अन्य शाखाएं न बनानी पड़े। दूसरी इडियोग्राफिक, जिसमें अलग अलग शाखाएं बनाकर आपको भूगोल विषय पढ़ना था। आगे को बढ़ते हैं। क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए? क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैधता नहीं है। तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में किसी भी तरीके की दो विचारधाराएं नहीं चलेंगी, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। तो प्रकृति और मानव को समग्रता में देखा जाना चाहिए, दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान के प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। तो मानव शरीर और प्रकृति का एक रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे अंतर संबंध हम कह सकते हैं, तभी ये जुड़ा हुआ है मानव और प्रकृति के साथ। तो कैसे? हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख, हिमनद के प्रोत या नासिका, जलडमरू की ग्रीवा या गर्दन, मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों, जीवों के रूप में किया गया है। तो जीवों के रूप में प्रदेश, गांव और नगरों को कहा गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते थे। तो जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे वह राज्य का वर्णन एक जीवित जीव के रूप में करते थे। ये विचारधारा है रेटजेल की। ये विचारधारा किसकी है? रेटजेल की। रेटजेल का स्टेटमेंट है स्टेट की ऑर्गेनिक थ्योरी के ऊपर। ही इज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। रेटजेल कौन है? मानव भूगोल के पिता भी हैं। मानव भूगोल के पिता कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल।
तो ये जर्मन विचारक हैं और इन्होंने ही राज्य की तुलना किससे की थी? जीव से की थी। तो मानव भूगोल के पिता भी कौन है? फ्रेडरिक रेडजल, जो कहाँ के हैं? जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। तो ये स्टेटमेंट इनका। सड़कों, रेलगाड़ियों, रेलमार्गों अथवा जलमार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक पृथक कर सकते हैं, जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं? तो प्रकृति और मनुष्य को क्या अलग अलग किया जा सकता है, जबकि वे एक साथ इतनी ज्यादा जुड़े हुए हैं? तो मानव भूगोल की कुछ कुछ डेफिनेशन है, परिभाषाएं, उनको देख लेते हैं। और ये परिभाषाएं जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो मूल रूप से याद करनी ही है। पहली परिभाषा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो एक इसकी स्टेटमेंट है, परिभाषा फ्रेडरिक रेडजेल की। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। तो मैंने आपको वो कृषि वाला एग्जाम्पल दे दिया, ऐसे ही आप एग्जाम्पल अन्य भी बना सकते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये एलन सी सैंपल का स्टेटमेंट है। और ये एलन सी सैंपल कहाँ की हैं? ये लेडी हैं और ये हैं यूएसए की ज्योग्राफर। कहाँ की हैं? ये हैं यूएसए की। सैंपल की परिभाषा से संबंधों की गत्यात्मकता का मतलब निकलता है। अगला है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, भौतिक नियम, दिन और रात होना, मौसम परिवर्तन होना, ठीक, तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। ये मानव भूगोल बोल रहे हैं। ये हैं पॉल विडाल डी लाब्लाश, ये फ्रांस के हैं। ये भूगोलवेत्ता कहाँ के हैं? ये भूगोलवेत्ता है फ्रांस के। तो इनका स्टेटमेंट ये निकल कर आता है, मानव भूगोल प्रकृति और मनुष्य के अंतर संबंधों एवं एक नई संकल्पना का अध्ययन है। तो ये परिभाषाएं आप लोग याद करें। अगला है, मानव भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसे भी देख लेते हैं एक बार। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। तो इंटर रिलेशन की स्टडी हम ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं आगे। इनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। तो उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया जो इंटर रिलेशन है उसके बारे में अध्ययन करता है। आप अपनी 11वीं कक्षा 11वीं की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व जो भौतिक, जो फिजिकल एलिमेंट हैं, भू-आकृति, मृदा, क्लाइमेट, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन, विविध प्राणी जात और वनस्पति जात, फ्लोरा और फौना हैं। तो फिजिकल में जो आते हैं वो ये सब चीजें हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है? मतलब प्रकृति ने हमें अवसर दिया और हमने अपनी विवेक से वहां पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। तो वो क्या है? ग्रह, घर, गांव, नगर, सड़कों, रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं। तो हमने ये सारी चीजें प्रकृति पर बना दी अपने उपयोग के लिए। तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो मनुष्य ने प्रकृति पर अपने आवश्यकता के आधार पर मकान बनाए, नगर बनाए, सड़कें बनाई, अभी अभी के टाइम पे मोबाइल टावर बनाए और भी बहुत सी चीजें बना दी हैं। तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो अंतर संबंध है उसके बारे में मेनली हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहद स्तर पर परिवर्तित किया गया, जो भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहद स्तर पर परिवर्तित कर दिया गया है। मनुष्य ने बहुत कुछ चेंजमेंट कर दिया है, कहीं पे सुरंग बना दी है, रेलवे लाइंस बिछा दी हैं। साथ ही मानव जीवन को भी इससे प्रभावित होना पड़ा। तो ह्यूमन भी इससे बहुत हद तक प्रभावित हो रहा है। तो आगे को देखते हैं। अगला टॉपिक है मानव का प्राकृतिकीकरण और प्रकृति का मानवीकरण, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो ये दो चीजें हैं।
तो इसको देखते हैं कि मनुष्य का प्रकृतिकीकरण कैसे होता है और प्रकृति का मनुष्यीकरण किस तरीके से या मानवीकरण किस तरीके से हो जाता है। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों, किन टूल्स का उपयोग करके और तकनीकों टेक्नोलॉजी की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि व्हाट इज वी आर प्रोड्यूसिंग एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज इम्पोर्टेंट वी आर यूज दिस टूल्स, हम कौन कौन से उपयोग में उपकरण ला रहे हैं और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं। हो सकता है हार्मफुल हो। आगे को देखते हैं। प्रौद्योगिकी किसी भी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। प्रौद्योगिकी किसी भी समाज में संस्कृति का विकास होता है तो उसके लिए जिम्मेदार इंडस्ट्री होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास करता है। उदाहरणार्थ घर्षण ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की है। तो घर्षण और ऊष्मा ने अग्नि की खोज, जब फायर का पहली बार ओरिजिनिंग हुआ था तो हमें इन दोनों बलों के बारे में प्रकृति से ही पता चला, तब हमने आग का आविष्कार किया। इसी प्रकार डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आनुवंशिकता तो के रहस्यों की समझ ने हमें अपनी बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। तो अभी जो डीएनए है और आनुवंशिकता है, इसी ने हमारी बीमारियों पर विजय पाने के लिए हमारी सहायता की है। अभी के टाइम पर कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें किसका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, जेनेटिक कौन है, तो वो सारी चीजें ढूंढने में और लोगों को आइडेंटिफाई करने में आनुवंशिकी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। और दवाई का उपयोग करने के लिए डीएनए, तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये चीजें मनुष्य के विकास में और प्रकृति के साथ लड़ने में बहुत ज्यादा जिम्मेदार थी। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान, जब यान जो तीव्र गति से चलते हैं जैसे जेट हैं, फाइटर प्लेन हैं, विकसित करने के लिए वायु की गति के नियमों का प्रयोग किया गया। वायु की गति का भी हमें पता होना चाहिए, तब हम यानों को चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान वैज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव उससे अत्यधिक प्रभावित हुआ है। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार आपको ढाल लिया है, अपने आप को ढाल लिया है प्रकृति के अनुसार मनुष्य ने। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का एक का स्तर अत्यंत निम्न था। प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था। जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित ही नहीं थी तो हमने क्या कर लिया, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया, हम प्रकृति के अनुसार ढल गए। मानव के सामाजिक विकास की आस्था भी अवस्था भी आदिम थी। तो मानव की जो सामाजिक विकास था वो भी आदिम था। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इसे हम कहते हैं। कहा गया प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, प्रकृति को मानव सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। तो प्रकृति की पूजा आज भी जापान में जो माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी है वहां पर लोग उसकी पूजा करते हैं। भारत में नदियों की पूजा की जाती है। आप जानते हैं कि प्रचंडता, हर वर्ष बाढ़ आती है, ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है और अन्य तरीके की बहुत सी चीजें होती हैं। तो अगला हम यहाँ पर बॉक्स में देखते हैं मानव का प्राकृतिकीकरण। मनुष्य का प्राकृतिकीकरण क्या है, तो इस बॉक्स के अंदर एक छोटी सी कहानी दी गई है, इसे हम पढ़ेंगे। बेंदा बेंदा नाम का एक बच्चा है, मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच हैं। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्रायः गांवों में मिलती है भी वहां नहीं दिखाई देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए पेंडा वन है का सर्वेक्षण करता है, जहां उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि, तो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जो शिफ्ट होती रहती है एग्रीकल्चर। बेंदा उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख को उपयोग
राख का उपयोग मृदा को उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है, जिसे कि वह महुआ, पला पलास और शाल के वृक्षों को देखता है। उन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया। वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचा देती है। तो क्या है? पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करता है। देखो, प्यास बुझाने के लिए भी प्रकृति का थैंक्स कर रहा है ये लड़का। कौन? इसका नाम क्या है? बेंदा। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन में गजरा गजरा और कुचला कोई वस्तु होगी का संग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले, तो कोई मेला, कोई फेयर होने वाला है, उसके लिए वो लोग जड़ी बूटियां ढूंढ रहे हैं और थैंक्स कर रहे हैं किसका? फॉरेस्ट का, कि वो हमें इन जड़ी बूटियों को ढूंढने में मदद करें। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है, तो मेले में वस्तु विनिमय करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है। कौन? बेंदा। जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। तो अब वो मेमोराइज कर रहा है, याद कर रहा है कि उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों के बारे में उसे कुछ बताया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता, काश उसने उस समय ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो ये स्टोरी है बेन्ना नामक एक लड़के की, जो प्रकृति के साथ लंबे समय से रहता आ रहा है और वो पूरी तरीके से मानव का प्राकृतिकीकरण हो चुका है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। वो प्रकृति के साथ स्नेहिल भी है और अपने मित्रों के साथ जड़ी बूटियां ढूंढने जा रहा है और जीवनचर्या उस तरीके से उसकी चल रही है। अब आगे को बढ़ते हैं। बॉक्स की कथा मानव का प्राकृतिकीकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध जो पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतया सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य एवं संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। तो मनुष्य पूरी तरीके से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। तो प्रकृति को माता कह रहे हैं, नेचर इज द मदर। ये एक बात से सही भी है कि सारी चीजें हमें प्रकृति से ही मिलती हैं। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था में से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मनुष्य पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानव क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की
रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। मानवीय क्रियाओं की छाप हमें हर जगह देखने को मिलती है। जैसे उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, तो उच्च भूमियां जहाँ हाईलैंड एरिया है तो वहां पर भी हमने क्या बना रखे हैं, स्वास्थ्य विश्राम गृह बना रखे हैं। हॉस्पिटलिटी के बहुत ज्यादा वहां पर हमने रास्ते खोल दिए हैं। विशाल नगरीय प्रवास, तो विशाल नगरीय खेत, फलोद्यान, मैदानों व तरंगित पहाड़ियों में चरागाह, तटों, पत्तनों और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग हमने बना डाले तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वान ने इसे संभववाद, संभववाद एक शब्द है जिसे हम इंग्लिश में डिटर्मिनिज्म कहते हैं। संभववाद का मतलब ये होता है कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाने की ओर अग्रसर हो रहा है। मनुष्य प्रकृति की ओर, प्रकृति से विजय पाने की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि उच्च भूमियों में स्वास्थ्य विश्राम स्थल बनाए गए हैं, अंतरिक्ष में मनुष्य चला गया है, जहां पर जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वहां पर कर दी हैं। तो इसका मतलब ये प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ती है। तो अब प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो ये संभववाद जो है इसके जनक है फ्रांस के लोग। इसके जनक कौन है? फ्रांस की विचारधारा के लोग इस संभववाद शब्द के जनक माने जाते हैं। इसमें ब्लाश जो है भूगोलवेत्ता, वो सबसे अग्रणी रहेंगे। तो विडाल डी लाब्लाश इनका पूरा नाम है, फ्रांस के हैं। तो इन्होंने ही पहली बार इस संभववाद शब्द को फेमस किया था। आगे को बढ़ते हैं। प्रकृति का मानवीकरण, ठीक, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, इसके बारे में देख लेते हैं। ये भी एक स्टोरी लग रही है तो इसको देखेंगे। ये चैप्टर जो है, पहला चैप्टर काफी लंबा है तो इसे हम दो हिस्सों में विभाजित करेंगे। आज पहला पार्ट हम देख लेते हैं, दूसरा पार्ट हम कल देखेंगे। ट्रांडहाइम, ट्रांडहाइम एक शहर है। ये शहर है आपका डेनमार्क का। ट्रांडहाइम कहाँ है? ट्रांडहाइम पड़ता है डेनमार्क में। ट्रांडहाइम पड़ता है डेनमार्क में। डेनमार्क का आप लोग खुद ढूंढें, और जब मैं पढ़ाता हूं तो मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आप लोग अपने पास एक एटलस रखें, तो एटलस के आधार पे आप लोग घर में इसे देखें कि डेनमार्क कहाँ पड़ता है। तो देखेंगे ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवनें। अब डेनमार्क में जगह है तो प्रचंड पवनें तो चलेंगी ही, क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव के नजदीक पड़ जाता है, नॉर्थ पोल के आसपास। भारी हिमपात, महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है, साफ नहीं दिखता। कैरी, इसमें कैरी है कैरेक्टर। प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के दिन उसके पास विशेष टायर, अब टायर भी विशेष हैं, और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। देखो, उत्तरी ध्रुव के आसपास है और वहां पर ठंड काफी है, बर्फ गिरती है, लेकिन जो ऑफिस का जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस है। तो देख सकते हैं कि प्रकृति का मानवीकरण कैसे हो रहा है, प्रकृति पर मनुष्य विजय कैसे पा रहा है। विश्वविद्यालय का परिसर यूनिवर्सिटी कैंपस है जिसमें वह काम करती है। कौन? कैरी। कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वहां पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम, जो कठिन मौसम है, में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर ऑर्किड, ऑर्किड एक फूलों का गुलदस्ता है, रखती है। उष्ण कटिबंधीय, जो ट्रॉपिकल जोन है, उष्ण कटिबंधीय फल जो होते हैं, फल जैसे केला, कीवी का आनंद लेती है। तो केला और कीवी तो यहाँ होता नहीं होगा। नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। तो देखो किस तरीके से इतने दूर होने के बाद भी बात हो जा रही है। वह प्रायः लंदन के लिए सुबह
उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविजन सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। तो कैरी जो है वो एक तो पहली बात विकसित देश में है, डेवलप कंट्री में है, विकसित देशों में से एक देश में रहती है कैरी। और दूसरी बात क्या है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, ठंडा, क्लाइमेट ठंडा है और अत्याधुनिक वस्तुएं उसके पास बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से उसने क्या कर दिया है, जहां पर 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं हो सकता था, वहां पर 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। और जहां पर जो फल उत्पादन नहीं होते थे, जो सब्जियां नहीं मिलती थी, वो भी वो दूर से उन फल और सब्जियों को इंपोर्ट कर ले रही है। तो ये क्या है, प्रकृति का मानवीकरण है। तो आगे को देखते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई? तो ऐसी जीवन शैली संभव हो सकती है, वर्तमान में हम देख रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्रांडहाइम, ट्रांडहाइम कहाँ पड़ता है, तो ये ट्रांडहाइम के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखें कहाँ पड़ता है, कि लोग व उन जैसे अन्य लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरणों को ढूंढना कठिन नहीं होगा। ऐसे दृष्टांत आप और बता सकते हैं कि भाई अंटार्कटिका में रहने लायक कंडीशन नहीं है, अंटार्कटिका में टेम्परेचर बहुत माइनस से भी नीचे को चला जाता है, और वहां पर फिर भी लोग रिसर्च कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ समय पर वहां लोग जाते हैं। इसी तरीके से समुद्र के अंदर हम देखते हैं लोगों ने टनल बनाए हुए हैं अलग अलग देशों ने, और अंतरिक्ष में हम लोग बहुत लंबा समय बिता के आ चुके हैं। तो बहुत ये एग्जाम्पल काफी हैं इसके बारे में, तो आप लोग और स्टडी कीजिएगा। आगे को हम देखते हैं। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर एक अमेरिकन विचारधारा को मानने वाले भूगोलवेत्ता हैं, ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों, पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद को एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, और ये विचार जर्मनियों ने, हमें जर्मनी विचारकों ने बताया। और संभववाद, संभववाद फ्रांसीसियों ने बताया, जिसमें संभववाद में मनुष्य को ज्यादा शक्तिशाली माना गया, के बीच मध्यम वर्ग को परिलक्षित करता है। तो जो ग्रिफिथ टेलर बताते हैं वो न इसके पक्ष में जाते हैं न इसके पक्ष में जाते हैं, वो क्या करते हैं, मध्यम मार्ग अपनाते हैं। उन्होंने उन्होंने इसे नव निश्चयवाद, उन्होंने इसे क्या नाम दिया, उन्होंने इसे नाम दिया नव निश्चयवाद। तो नव निश्चयवाद को हम कहेंगे न्यू डिटर्मिनिज्म, इसे हम क्या कहेंगे, न्यू डिटर्मिनिज्म के नाम से हम इसे जानते हैं। और रुको और जाओ निश्चयवाद, इसे नाम क्या दिया, रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। आप में से जो नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे कि चौराहों पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। तो कुछ लाइट्स होती हैं जिनके आधार पर क्या होता है, नियंत्रण होता है नगरों में गाड़ियों का, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको, तो रेड लाइट क्या कहती है, रुको। एम्बर या पीली बत्ती लाल और हरी बत्ती के बीच रुक रुक कर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। तो जो पीली बत्ती है या एम्बर बत्ती है, वो लाल और हरी बत्ती के बीच रुक कर तैयार रहने का अंतराल करती है। और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ, तो हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है, जाओ। संकल्पना, यह संकल्पना जो लाइट वाली है, यह दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति पर्यावरण निश्चयवाद है, और न ही नितांत स्वतंत्रता संभववाद की दशा है। तो न ही ज्यादा स्वतंत्रता ठीक है, न ही ज्यादा पर्यावरणीय निश्चयवाद सही है। इनका ही कहना है कि न जर्मन सही है और न फ्रांस वाले सही सोचते हैं। इनका कहना है ये कहना है ग्रिफिथ टेलर का। ये दोनों विचारधाराएं नहीं चलेंगी जी। चलिए आगे को चलते हैं। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा, और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो,
संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटना से मुक्त नहीं होती। तो अंधाधुंध रफ्तार में अगर हम गाड़ी चलाएंगे या अंधाधुंध अगर हम विकास करते रहेंगे तो वो दुर्घटना से परे रहेगा, ऐसा हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, बीच का मार्ग अपनाना है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली हुई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित ग्रह प्रभाव, जो हरित ग्रह प्रभाव है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है अभी के टाइम पर, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पीछे हट रही हिमनदियां पीछे हट रही हैं, जो ग्लेशियर्स हैं पीछे हट रहे हैं, निम्नीकृत भूमि, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। नव निश्चयवाद संकल्पना ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है। तो नव निश्चयवाद है, जो ग्रिफिथ टेलर कहते हैं, ग्रिफिथ टेलर का ये कहना है कि ये बीच का मार्ग आप अपनाएं, ना आप प्रकृति को ज्यादा शक्तिशाली माने, ना आप ज्यादा किसको शक्तिशाली माने, मानव को ज्यादा शक्तिशाली माने। प्रकृति अवसर देगी और मनुष्य ने उसमें उन अवसरों में अपना काम करना है और अपने लिए मार्ग बनाना है, रास्ता बनाना है। तो ये सब चीजें क्लियर हो गई। आगे को हम बढ़ते हैं। प्रयास करता है, जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। तो द्वैतवाद को निष्फल करता है, ये कहता है कि ना ही मानव ज्यादा शक्तिशाली है और ना ही प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये बोलते हैं कि प्रकृति अवसर देगी और मनुष्य को बीच का मार्ग बनाते हुए अपना काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया आज आधा चैप्टर, और इसके बाद हम आगे का चैप्टर कल पढ़ेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियोस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।